नमस्कार। देश की बात में हाजिर है। रविवार को नए संसद भवन का उद्घाटन होने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी इसका उद्घाटन करने वाले हैं और इस भव्य उद्घाटन समारोह की तैयारियां चल रही हैं। और इस बीच नए संसद भवन की कुछ तस्वीरें आज जारी की गई हैं। उससे पता चलता है कि महज 28 महीने में तैयार हुआ ये इमारत कितनी शानदार है। ये आज वीडियोज़, ये तस्वीरें सामने आई हैं। और इस पर अधिक जानकारी के लिए सीधे चलते हैं अपने सहयोगी अखिलेश शर्मा के पास। अखिलेश, तो रविवार की पूरी तैयारियां और जो तस्वीरें जारी हुई हैं वो बेहद ही सुंदर हैं और भव्य लग रहा है बिल्कुल जो नया संसद भवन होगा। बिल्कुल निधि, बहुत ही भव्य बना है नया संसद भवन और आप अंदर की तस्वीरें देख रही है। इस वक्त मैं जहां खड़ा हूं, आप मेरे पीछे देख सकती है, पुराना संसद भवन भी है और जो नया संसद भवन है वो भी दिखाई दे रहा है। ये विजय चौक है, ऐतिहासिक विजय चौक, जहां से अभी तक आपको पुराने संसद भवन की झलक दिखाई देती थी, लेकिन अब आपको नया संसद भवन भी पीछे दिखाई देगा। आप देख सकती है, सत्यमेव जयते यहीं से बहुत दूर से दिखाई दे रहा है। तो ये नया संसद भवन है जिसके अंदर की झलकियाँ आप देख रही हैं कि कितना सुंदर, कितना भव्य बना है। जैसे ही आप इसमें अंदर प्रवेश करते हैं, इसमें गलियारा है जहाँ पर भारत की सांस्कृतिक विरासत, भारत की जो सांस्कृतिक धरोहर है उसे दिखाया गया है। इसके बाद आप प्रवेश करते हैं लोकसभा के सदन में, जो कि बहुत ही विशाल है। 888 सांसद एक बार में लोकसभा में बैठ सकते हैं। अभी संख्या 545 है, लेकिन 2026 में जब डिलिमिटेशन से प्रतिबंध हट जाएगा, जब डिलिमिटेशन होगा तो नई कॉन्स्टिट्यूशन बनेगी, तब जो सांसदों की संख्या होगी उसके हिसाब से इस हॉल को तैयार किया है। इसकी छत को आप जब देखेंगे तो जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर, उसके पंखों की आकृति इसको दी गई है। इसी तरह से जो राज्यसभा का सदन है, चैम्बर है, वो भी काफ़ी बड़ा है। तो जब भी बैठक होगी, आप जो लोकसभा का सदन देख रही हैं उसमें 1200 सांसद जो है वो एक बार में बैठ सकते हैं। तो हर साल की शुरुआत में जो ज्वाइंट सेशन होता है, जिसे राष्ट्रपति महोदया संबोधित करती हैं, उसकी बैठक इस लोकसभा के हॉल में होगी। तो इतना बड़ा ये हॉल बनाया गया है। इसके साथ साथ इस 4 मंजिला नए संसद भवन में 3 बड़े प्रवेश द्वार भी हैं और इसके साथ ही यहाँ पर ये पूरी कोशिश की गई है कि जो दिव्यांग हैं उन्हें आने जाने में कहीं भी कोई दिक्कत ना हो। तो जो नया भारत है, नए भारत की जो आकांक्षाएं हैं, उम्मीदें हैं, उन सबका प्रतिनिधित्व ये नया संसद भवन करता है, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत है और हर भारतीय को इस पर गर्व होगा, क्योंकि भारत आज़ाद होने के बाद ये इमारत वो है जो खुद भारतीयों ने अपने लिए बनाई है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो रविवार को सुबह 7:15 से ये एक तरह से कार्यक्रम शुरू हो जाएगा जब प्रधानमंत्री का वहां पे आगमन होगा। बहरहाल नए संसद भवन के उद्घाटन पर प्रधानमंत्री को सेंगोल प्रतीक चिन्ह देने पर विपक्षी पार्टियों ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सेंगोल का ऐतिहासिक महत्व क्या है और कांग्रेस क्यों आपत्ति जता रही है, देखिए ये रिपोर्ट। सेंगोल अंग्रेजों से भारतीयों के साथ सत्ता के हस्तांतरण का एक प्रतीक बना था। बुधवार को अमित शाह की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए देश भर के तमाम लोगों को सेंगोल राजदंड के बारे में पता चला। खुद अमित शाह ने बताया कि इसे लॉर्ड माउंटबेटन से लेकर जवाहरलाल नेहरू को सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर 1947 में दिया गया। तब से ये प्रयागराज के संग्रहालय में रखा रह गया। हमारी सरकार का मानना है कि इस पवित्र सेंगोल को किसी संग्रहालय में रखना अनुचित है। सेंगोल की स्थापना के लिए संसद के भवन से अधिक उपयुक्त और पवित्र और उचित स्थान कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए जब संसद भवन का देश को समर्पण होगा, उसी दिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बड़ी विनम्रता के साथ तमिलनाडु से आए हुए अधिनियम से सेंगोल को स्वीकार करेंगे और अत्यंत आदरपूर्वक माननीय लोकसभा के अध्यक्ष के आसन के समीप सम्मान के साथ इसको स्थापित करेंगे। लेकिन शुक्रवार को कांग्रेस के प्रवक्ता जयराम रमेश ने ट्वीट करके अमित शाह के दावे को गलत बता दिया। उन्होंने लिखा कि उस वक्त मद्रास के एक धार्मिक प्रतिष्ठान ने अगस्त 1947 को पंडित नेहरू को यह राजदंड दिया था, लेकिन ना ही माउंटबेटन और ना ही राजा जी और नेहरू ने इस राजदंड को अंग्रेजों से भारत के सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर देखा था। इस बात का कोई दस्तावेजी सबूत भी नहीं है। हालांकि इस बाबत शुक्रवार को जब जयराम रमेश से सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब नहीं दिया।
उधर जयराम रमेश के इस ट्वीट के बाद सियासी आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके लिखा कि कांग्रेस ने एक और शर्मनाक अपमान किया है। एक पवित्र शैव मठ थिरुवदुथुरई अधीनम ने खुद भारत की आजादी के वक्त सेंगोल के महत्व के बारे में बताया था। कांग्रेस अधीनम के इतिहास को झूठा बता रही है। कांग्रेस को अपने व्यवहार पर विचार करने की जरूरत है। अमित शाह ही नहीं, बीजेपी के कई नेताओं ने सेंगोल के मुद्दे पर कांग्रेस पर तीखा सियासी हमला बोला। वहीं राजनाथ सिंह ने विपक्ष से इस समारोह में शामिल होने की अपील भी की। राजनीतिक विरोध के अनेक अवसर आते जाते रहेंगे और मैं यही आग्रह करूंगा कि जिन दलों ने समारोह के बहिष्कार का निर्णय लिया है वे अपने फैसले पर राजनीतिक लाभ हानि से परे जाकर वह पुनर्विचार करें और इस समारोह में भाग लेकर ऐतिहासिक क्षण के वह साक्षी बने। मैं यही अपील करना चाहूंगा। ये आर्टिकल अमेरिका की टाइम मैगजीन का जो इश्यू था 25 अगस्त 1947 में छपा था। मैं चाहूंगा इसमें हमारे जो मित्र लोग हैं राजनीतिक दलों में जो इस विषय पे विरोध कर रहे हैं वो इस आर्टिकल को पढ़ें और थोड़ी जानकारी लें कि सेंगोल की क्या सिंबोलिज्म है, 1947 में क्या हुआ है और अभी ये जो विरोध का नाटक है वो इसके कारण वो अपने लोगों पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी एक तरीके से विरोध कर रहे हैं। खैर, सेंगोल पर कई तरह की राजनीतिक बहस चल रही है। कुछ पार्टियों ने यह भी सवाल खड़ा किया है कि जब अशोक का प्रतीक चिन्ह है तो फिर यह सेंगोल के राजदंड का प्रतीक क्यों अपनाया जा रहा है। खैर, सेंगोल के राजनीतिक बहस से अलग सेंगोल का एक ऐतिहासिक महत्व भी है। कहा जाता है कि 6वीं शताब्दी के चोल साम्राज्य में सत्ता के हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर सेंगोल के राजदंड को दूसरे राजा को सौंपा जाता था। यही वजह है कि आज भी तमिलनाडु की कई परंपराओं में सेंगोल राजदंड को शामिल किया जाता है। नई दिल्ली से अखिलेश शर्मा के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। नए संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर 75 रुपए का नया विशेष सिक्का जारी होगा। विशेष मौकों पर ऐसे सिक्के जारी किए जाते हैं, हालांकि इनको आम इस्तेमाल से अलग रखा जाता है। केंद्र सरकार 75 रुपए का नया सिक्का जारी कर रही है। संसद के नए भवन के उद्घाटन पर इसे जारी किया जा रहा है। सिक्के के एक तरफ बीच में अशोक स्तंभ बने रहे होंगे और नीचे लिखा होगा सत्यमेव जयते, जबकि दूसरी तरफ संसद परिसर की एक तस्वीर होगी। देश के सबसे नए सिक्के का वजन 35 ग्राम होगा। इसमें 4 धातु होंगे, 50% चांदी, 40% तांबा, 5% निकल और 5% जिंक होगा। अब इंडिया के नए पार्लियामेंट बिल्डिंग के लिए जो काउंटडाउन है वो तो शुरू हो गया है, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि जो कमेमोरेटिव कॉइन्स होते हैं वो स्पेशल इवेंट्स या ओकेजन्स के लिए मार्क करने के लिए होते हैं और जनरल सर्कुलेशन के लिए नहीं। साक्षी बजाज, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अब बात हम मध्य प्रदेश की करते हैं, जहां से हैरत में डालने वाली एक खबर आई है। एक अधिकारी ने अपना फोन निकालने के लिए एक डैम से 21 लाख लीटर पानी बहा दिया। 3 दिन तक पंप की मदद से पानी बहाया गया, वो भी गर्मी के इन दिनों में जब पानी की किल्लत बनी रहती है। बहरहाल अब चौथे दिन मोबाइल मिल गया, लेकिन वो चल नहीं रहा है। एनडीटीवी पर खबर दिखाए जाने के बाद कलेक्टर ने इस अधिकारी जो फूड अफसर थे उनको सस्पेंड कर दिया है। हालांकि चौथे दिन जिस तरह से मिला ये काम नहीं कर रहा है, और लेकिन इतना पानी ज़ाया हो गया जिससे 1,500 एकड़ ज़मीन की सिंचाई हो सकती थी। तो देखिए पहले ग्राउंड रिपोर्ट। कांकेर जिले का खेरकट्टा परलकोट जलाशय 3 दिनों तक 30 एचपी के 2 डीजल पंप इसका पानी दिन रात सोखते रहे। इसके पहले गांव के लोग और राशन दुकान के सेल्समैन गोता लगाकर हार चुके थे। आखिर फरमान इनके साहब फूड अफसर राजेश विश्वास का था, जो सेल्फी के चक्कर में अपना लखटकिया मोबाइल पानी में गिरा बैठे थे। दोस्तों के साथ यहाँ पे थोड़ा नहाने के लिए आया हुआ था। सेल्फी लेते वक्त यहाँ पे जो ओवरफ्लो टैंकी जो है यहाँ इसके वजह से जो पानी आके स्टोर हो जाता है, तो वो पानी एक्चुअली नॉन यूजेबल है, तो उस पानी में मेरा मोबाइल गिर जाता है
और वो 10 फीट गहरा पानी था। तो यहाँ के लोकल लोगों जो यहाँ पे और लड़के नहा रहे थे उनके द्वारा कोशिश किया गया था मोबाइल निकालने की। चूंकि 10 फीट था इसलिए उनको थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी, तो उनके द्वारा कहा गया कि भैया अगर यहाँ से अगर 2-3 फीट अगर पानी अगर कम होता ना तो हम लोग पक्का निकाल देते। क्योंकि ये पानी यूजेबल नहीं था, मैं एसडीओ साहब को फोन किया, सर से थोड़ा चर्चा किया, एक रिक्वेस्ट किया, सर अगर ये पानी अगर मैं नहर में अगर यहाँ से निकाल के नहर में ही फेंक दूं पानी तो कोई दिक्कत है क्या, क्योंकि पानी यहाँ से बाहर निकलने का कोई जरिया है नहीं। तो सर का कहना है ठीक है, अब 2-3-4 फीट अगर वहां से पानी निकाल के नहर में कर देते वो दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, किसानों को और ज्यादा वो पानी यूज होगा। ग्रामीणों का कहना है कि जो पानी यहाँ था उससे 1,500 एकड़ में सिंचाई हो सकती थी। अब इस गर्मी में उनके मवेशी भी प्यासे रहेंगे। साहब का मोबाइल गिर गया था, मोबाइल गिरने के कारण गाड़ी द्वारा पंप द्वारा यहाँ से पूरा पानी सिंचाई करके बाहर फेंका गया। मेरे को सचिव ने फोन किया कि नहीं एसडीएम साहब लोग और बुला रहा है आपको, उसके बाद आया हूँ। एसडीएम साहब तो पहचाना भी नहीं मेरे को। अच्छा। सरपंच को। अच्छा। अब दस्तखत लेके चले गया। ये हमको यहाँ का पानी गिरा, नुकसान हो ही गया, हम पूरा कितना पानी कर दिया। पानी बर्बाद हुआ है यहाँ? हाँ, कम से कम 10 फीट था। अच्छा। पानी पूरा निकासी हो गया। अच्छा। हमको जानकारी नहीं है। किसानों का नुकसान होगा इससे? इसको जरूर है भाई, किसान का नुकसान होना ही होना है। पानी निकालने के लिए 3 दिनों से लगातार पंप लगा रहा। शिकायत मिलने के बाद सिंचाई अफसर मौके पर पहुंचे और पानी निकालना बंद करवाया। प्रशासन का कहना है मौखिक इजाजत देने वाले अधिकारी पर भी कार्रवाई होगी। फूड इंस्पेक्टर सस्पेंड हो चुके हैं। एसडीएम से उसका प्रतिवेदन हम लोग को मिला है, तो उसके आधार पे हमने फूड इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया है और एसडीओ को हमने नोटिस दिया है। और एसडीओ इरिगेशन की सुपरविजन की कमी को भी दर्शाता है कि 2-3 दिन से वहाँ से पानी निकाला जा रहा था, उन्होंने इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, तो उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए हम इरिगेशन डिपार्टमेंट को भी लिख रहे हैं। वो सैमसंग का कुछ न्यूज में ये भी चला कि मैं आईफोन साहब सस्पेंड हो गए, पानी बह गया, फोन निकल गया, लेकिन 3-4 दिनों तक गहरे पानी में रहने की वजह से फोन अब तक चालू नहीं हो पाया है। दोस्त यार, घर परिवार, नाते रिश्तेदार, हर जगह इस मोबाइल की एंट्री हो ही गई है। अब शायद आप कभी खाना खाने बैठे तो थाल और गिलास में खाने और पीने की जगह मोबाइल ही परोस दिया जाए। नहीं तो क्या ये संभव है कि कोई इस मोबाइल के लिए इस बेशकीमती पानी को बहा दे, जिससे लाखों लोगों का गला तर हो सकता था और हजारों एकड़ में फसल सींची जा सकती थी। कांकेर में अपने सहयोगी नीरज, जुल्फिकार और विकास के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। तो छत्तीसगढ़ की आपने खबर देखी। हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी भी मौजूद हैं। अनुराग, ये एक ऐसी खबर है जो बहुत गंभीर सवाल खड़े करती है कि कैसे एक अधिकारी इतना पानी जाया होने दे सकता है, जब पानी के संकट को लेकर लगातार चर्चा, वो भी इतनी भीषण गर्मी में। सस्पेंड हुआ है, लोग ये कहते हैं कि भाई फिर बहाली हो जाएगी, लेकिन कैसे ये संभव हो पाया होगा? वहां पे लोग क्या कह रहे हैं, क्या बता रहे हैं अधिकारी के बारे में? जी बिल्कुल निधि, और कहीं ना कहीं जैसे देखिए, अगर आप छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की बात करें तो रोज़ाना वहाँ पर 270 से 280 एमएलडी पानी की खपत होती है। अगर जो जगदलपुर, जो बस्तर का ज़िला मुख्यालय है, वहाँ पर 16 से 17 एमएलडी पानी की खपत होती है, पीने के पानी की बात कर रहा हूँ। और अकेले यहाँ पर 21 लाख लीटर पानी बहा दिया गया, तो आप समझ सकती हैं कि कितनी पानी की बर्बादी हुई है। और कलेक्टर साहिबा ने बिल्कुल सही कहा कि जो सिंचाई विभाग के अधिकारी हैं उन पर भी कार्रवाई होगी। 3 दिन तक उनका जिम्मा था। अब जो वहाँ के शासक प्रशासक हैं, मुख्यमंत्री हैं, कलेक्टर हैं, बहुत गर्व से बात कह रहे हैं कि संबंधित अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। लेकिन हम सब जानते हैं कि सरकारी भाषा में निलंबन कोई बहुत बड़ी सज़ा नहीं होती है और कुछ दिनों बाद बहाली हो जाती है, जैसे लोग आशंका भी व्यक्त कर रहे हैं। तो ये तारीख सरकार और प्रशासन की एक नाकामी के तौर पर दर्ज होगी, क्योंकि 21 लाख लीटर पानी जो बहा है उससे कई घरों में, उससे कई खेतों में, कई एकड़ में, खुद ग्रामीण कह रहे हैं कि 15,000 से ज़्यादा एकड़ में, 1500 से ज़्यादा एकड़ माफ़ कीजिएगा, सिंचाई हो सकती थी। मवेशी वहाँ पानी पीते हैं। और पखाजूर का जो पूरा इलाका है वहाँ, इसमें ये जो जलाशय है ये एक वहाँ के लिए सिंचाई के लिए एक बड़ा साधन है। तो कहीं ना कहीं ये जो बर्बादी है ये अपने आप में बहुत छोटी खबर नहीं है कि कोई सिर्फ अपने एक मोबाइल के लिए बेशकीमती पानी को इस तरह बहा दे। 4 दिन बाद जब प्रशासन को भी मीडिया, क्योंकि सुबह ही जो कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत हैं, जब उनसे सवाल पूछा गया था तो उन्होंने मीडिया को कहा था कि आपके ज़रिए मेरे संज्ञान में आया है और हम देखते हैं क्या कार्रवाई करनी है।
तो जाहिर तौर पर अगर मीडिया शोर शराबा न मचाता तो कोई कुछ होता भी नहीं। और इतना एक तरह से कैजुअल तरीके से कह दें कि निलंबित कर दिया है और बाकी के लोगों पर भी कार्रवाई होगी, क्या इसी 21 लाख लीटर पानी आज के मौजूदा संदर्भ में जहाँ पर लोग कई किलोमीटर दूर जाते हैं पानी भरने के लिए, एक एक बूंद के लिए तरसते हैं, छोटे गांव में, कस्बों में जो नल जल योजना है कई जगहों पर आप जाकर देखें तो वो एक हकीकत नहीं है, अभी भी स्वप्न में ही है वहाँ लोगों के। और ऐसे में इतनी पानी की बर्बादी हो जाता है और चौथे दिन जाकर अधिकारियों को मीडिया के ज़रिए पता लगे तो ये अपने आप में, जैसा मैंने कहा, कि तारीख में एक नाकामी के रूप में ही दर्ज होगा। बिल्कुल अनुराग, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आगे बढ़ते हैं देश की बात में। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी निवास में 52 करोड़ की लागत से जो निर्माण हुआ वो बिना मंजूरी के हुआ और उसमें शुरुआती अनुमान से बहुत ज्यादा खर्च हुआ, ये विजिलेंस विभाग की रिपोर्ट बताती है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि इस रिपोर्ट में किसी तरह के अपराध की बात नहीं कही गई है, ये केवल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की छवि खराब करने की बीजेपी की कोशिश है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का यह सरकारी आवास तभी से विवादों में घिरा है जब यह खबर आई कि इसकी मरम्मत में 45 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च हुआ है। विजिलेंस विभाग की रिपोर्ट में जो तथ्य सामने आ रहे हैं उन्हें बीजेपी और आप दोनों अपने ढंग से इस्तेमाल कर रहे हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल के निर्देश पर हुई जांच के बाद इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मुख्यमंत्री आवास निर्माण के लिए शुरुआती अंदाजा 15 से 20 करोड़ रुपए लागत का था, लेकिन समय समय पर अलग अलग तरह के बदलाव के चलते कुल 52 करोड़ रुपए से ज्यादा इसमें खर्च हुए, जिसमें 33 करोड़ रुपए से ज्यादा आवास पर और 19 करोड़ रुपए से ज्यादा कैंप ऑफिस निर्माण पर खर्च हुए। लेकिन इस निर्माण के लिए पीडब्ल्यूडी की बिल्डिंग कमेटी की मंजूरी नहीं ली गई। हालांकि इसके अलावा रिपोर्ट में यह बात भी कही गई है कि 1942-43 में बने इस आवास में भारी मरम्मत की जरूरत थी। कायदे से 1997 में ही इसकी समय सीमा खत्म हो चुकी थी। रिपोर्ट के मुताबिक तत्कालीन पीडब्ल्यूडी मंत्री सत्येंद्र जैन ने 2020 में मौजूदा आवास में अतिरिक्त कंस्ट्रक्शन का प्रस्ताव दिया, लेकिन पीडब्ल्यूडी इंजीनियरों ने नई इमारत का प्रस्ताव दिया क्योंकि पहला घर बहुत पुराना हो चुका था। इसलिए पुराना आवास तोड़कर नया आवास बनाया गया, लेकिन पीडब्ल्यूडी की बिल्डिंग कमेटी द्वारा नए बंगले के लिए कोई बिल्डिंग प्लान मंजूर नहीं किया गया। आपका कहना है कि अब इस आवास के बहाने बीजेपी केजरीवाल पर निशाना साध रही है, जबकि रिपोर्ट में किसी अपराध की बात नहीं है। उधर बीजेपी एक वीडियो के हवाले से आरोप लगा रही है कि रिपोर्ट बनाने वाले अफसर के दफ्तर से केजरीवाल सरकार के इशारे पर फाइलें चुरा ली गई। उस घर का जांच कर रहा व्यक्ति उसके कमरे से 2 बजे रात में 16 मई को कमरा को खोल करके उसमें से फाइल निकाल करके और कहीं ले जाई जा रही है। यह वीडियो सबके सामने आ गया है। अब सवाल उठता है कि जो जांच अधिकारी है उसके कमरे से फाइल चुरा के कहां गई। बीजेपी इस मामले में एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश में है, तो वहीं दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार भी एलजी को इस मामले में कार्रवाई करने की चुनौती दे रही है। देखिए, अगर किसी के दफ्तर से फाइलें चुराई गई हैं तो फाइलें उड़ती हुई तो नहीं दिख रही, कोई ले जाता हुआ दिख रहा होगा। उसको अब तक जेल में क्यों नहीं डाला गया? किस बात की नौटंकी की जा रही है? किसके डायरेक्शन पे रात को फाइलों की शैडो फाइल्स बनवाई जा रही थी? क्या एलजी नहीं जानते? मैं तो दावा करके कह रहा हूं एलजी जानते हैं किसकी डायरेक्शन पे थी। अभी तक उपराज्यपाल विजिलेंस विभाग की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई के निर्देश देते रहे हैं, तो क्या इस मामले में भी ऐसा ही होगा? ये आने वाले कुछ दिनों में पता चलेगा, क्योंकि ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस मामले में दिल्ली की केजरीवाल सरकार उपराज्यपाल को चुनौती देते हुए ये कह चुकी है कि उपराज्यपाल के पास जानकारी लेने का तो अधिकार है, लेकिन किसी तरह की कार्रवाई करने का, निर्देश देने का, आदेश देने का अधिकार नहीं है। दिल्ली से रविशंकर शुक्ला और कैमरा पर्सन संजय कौशिक के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। तो केंद्र में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बढ़ते तनाव के बीच आम आदमी पार्टी ने कहा है कि वो नीति आयोग की 8th गवर्निंग काउंसिल बैठक का बहिष्कार करेंगे।
प्रधानमंत्री मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें देश भर से आए नीति निर्धारक शामिल हो रहे हैं। ये बैठक शनिवार को होनी है। दिल्ली अध्यादेश के विरोध में नीति आयोग की बैठक में नहीं जाएंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर जानकारी दे दी है। सूत्रों के हवाले से ये भी है कि पहले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब के साथ भेदभाव को लेकर केंद्र के रवैये के विरोध में इसमें शामिल नहीं होने का फैसला लिया। मान का आरोप है कि पंजाब के लिए बकाया राशि जारी नहीं की जा रही है। अब ममता बनर्जी भी इस बैठक में शामिल ना होने का फैसला ले सकती हैं। ममता बनर्जी ने पहले ही 28 तारीख को नए संसद के उद्घाटन के विरोध में शामिल ना होने का फैसला लिया है। और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने पहुंचे उनके घर। तो ये उस समय की तस्वीरें हैं जो जारी की गई। और देश की बात में बात अब मेरठ की है। मेरठ नगर निगम में महापौर और पार्षदों के शपथ ग्रहण समारोह में जमकर मारपीट हुई है। एआईएमआईएम और बीजेपी के पार्षदों के बीच वंदे मातरम गाने को लेकर विवाद हुआ। आरोप है कि एआईएमआईएम के पार्षद वंदे मातरम के दौरान खड़े नहीं हुए थे। इससे नाराज बीजेपी पार्षदों ने उनके साथ बदसलूकी की और नौबत मारपीट तक आ गई। मेरठ के चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के सुभाष चंद्र बोस प्रेक्षागृह में नवनिर्वाचित मेयर और पार्षदों का शपथ ग्रहण चल रहा था और इसी दौरान बीजेपी पार्षदों ने वंदे मातरम का गान शुरू कर दिया। एआईएमआईएम के पार्षदों ने इसका विरोध किया और बैठे रहे और इस दौरान बीजेपी और एआईएमआईएम के पार्षदों के बीच कहासुनी हो गई और नौबत मारपीट तक आ गई। इसके बाद जिला प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और एआईएमआईएम के पार्षदों को बाहर निकाला। आगे बात करेंगे मेटा की, जिसमें तीसरी बार छटनी हो रही है। क्यों है ये अहम, बताएंगे आगे। देश की बात में बात अब नौकरियों की। मेटा में तीसरी बार छटनी हुई है। तीसरी बार भारत में मेटा की छटनी में मैनेजर रैंक पर असर पड़ा है। फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम में छटनी हुई है। सीईओ मार्क ज़करबर्ग दक्षता के साल के तहत कर रहे हैं छटनी। चापलूसी तेज है और झुकना बेहतर है, मार्क ज़करबर्ग ने कहा है। हमारी सहयोगी और जानकारी दे रहे हैं। मेटा प्लेटफॉर्म्स इंक जो है ग्लोबली इनका तीसरा राउंड है अब जो इसमें नौकरियों से हटाया जा रहा है कर्मचारियों को। अब सूत्रों के अनुसार एनडीटीवी ने ये लर्न किया है कि जो मैनेजरियल पोजीशंस होती हैं इंडिया में, इस पे इसका असर जो है पहली बार दिख रहा है। लेकिन ये याद रखिए, ये जो नौकरियां जो हट रही हैं फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इन सारे प्लेटफॉर्म से जो है हम देख रहे हैं कि कर्मचारियों को नौकरियों से हटाया जा रहा है। और जहां तक कि डिविजन्स हैं या कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, तो इसमें भी एनडीटीवी को ऐसा सूत्रों के अनुसार पता चला है कि एडमिन, एचआर, इन सारे डिपार्टमेंट्स में जो हैं इधर से लोगों को नौकरियों से हटाया जा रहा है। अब जो इनिशियल रिपोर्ट्स आ रही हैं, यानी कि जो अभी अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो ये आ रही हैं कि काफ़ी सारे कर्मचारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में जैसे कि लिंक्डइन, ट्विटर, अपना वहाँ पे वो लिख रहे हैं कि देखिए हमें नौकरी से हटाया गया है मेटा से। वो ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट्स में थे जैसे कि साइट सिक्योरिटी, एंटरप्राइज इंजीनियरिंग, प्रोग्राम मैनेजमेंट और काफ़ी सारे कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन जो है उस डिपार्टमेंट से भी थे। तो ये जो है अभी की खबर यही है कि इसका असर पहली बार इंडिया में दिख रहा है। याद रखिए कि ये जो तीसरा राउंड है मेटा में जहाँ से लोगों को हटाया जा रहा है, मार्च में याद रखिए मेटा ने बोला था कि ग्लोबली 10,000 जो रोल्स हैं उनको नौकरियों से हटाया जाएगा। तो अब उसका असर हम देख रहे हैं, ये तीसरा राउंड है। और याद रखिए नवंबर में पिछले साल 13% यानी कि लगभग 11,000 नौकरियां मेटा से हट गई थी। तो ये जो है हमें याद रखना है कि मार्क ज़करबर्ग ने हमेशा से यही कहा है कि जो फ्लैटर है वो फास्टर रहती है, वो टीम्स जो लीनर होती हैं वो बेहतर होती हैं।
मुंबई का डोंगरी इलाका एक समय में अपराध की कहानियों का पहचान बना रहा। यहाँ की तंग गलियों से निकल एक मजदूर का बेटा पूरे डोंगरी को अब गौरवान्वित कर रहा है। 27 साल के मोहम्मद हुसैन सैयद ने 5वीं अटेम्प्ट में यूपीएससी की परीक्षा क्रैक कर ली और अब शिक्षा के ही सहारे अपनी बस्ती की पहचान बदलने की ठान चुके हैं। मुंबई के डोंगरी की झुग्गी बस्ती में नेता की जगह एक मजदूर के बेटे का पोस्टर टंगा है। 27 साल के मोहम्मद हुसैन सैयद ने 5वीं बार में यूपीएससी की परीक्षा क्रैक की है। सफर में कई रोड़े थे, लेकिन 570वीं रैंक हासिल करने में कामयाब रहे। आसान तो नहीं था सफर, लेकिन ये चैलेंजेस में ये एग्जाम की ब्यूटी है। ये एग्ज़ाम अगर मेरा पहले अटेम्प्ट में पास हो भी जाता तो मुझे लाइफ में इतना सीखने नहीं मिलता। उसका डोंगरी इलाके में रह के मैंने अपने आंखों से सामने देखा था कि लोग किस तरह की से बुरी आदतों में लग के अपना करियर ख़राब कर लेते हैं। और मुझे भी खुद शर्म आती थी कि अब क्या जवाब दूँ, मैं एक फेलियर हूँ। बार बार लोग पूछते हैं, सबको पता चलता है एरिया में, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। अक्सर मैं लोगों को मुस्कुरा के बोलता था कि दुआ करो, अभी एग्ज़ाम आने वाला है, अभी जून में है, अभी अगस्त में है, अभी सितंबर में। फिर एक टाइम बाद अक्सर लोगों ने, कुछ लोगों को छोड़ के अक्सर ने पूछना छोड़ दिया था और देखते थे कि चलो बच्चा मेहनत कर रहा है, जो भी कर रहा है, लेकिन फाइनली थोड़ा थोड़ा कर करके नज़दीक आके फाइनली हो गया ये एग्ज़ाम। मुंबई पोर्ट पर मजदूरी करने वाले इनके पिता बात करते करते अपने आंसू पोंछते हैं। कहते हैं कभी खुद नहीं पढ़ पाए, लेकिन सपना था कि बच्चा एक दिन अफसर बने। मैं सैयद, मेरा नाम बहुत बड़ी कामयाबी मिल गई आपके बेटे को सर। अभी तो बहुत आगे सफर तय करना है। ऊपर वाले ने उम्मीद रखा था। कुछ कहना चाहते हैं अपने पिता को? आप बहुत भावुक हो रहे हैं इस वक्त। हाँ, अब्बा मेरे मैन ऑफ वर्ड नहीं, मैन ऑफ एक्शन है। अब्बा को बात ज़्यादा नहीं कर पाते, लेकिन कुछ काम अब्बा को बोला जब भी मैंने, अब्बा ने बहुत एफर्ट लगा के किया। तो मैं अब्बा से मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। अब्बा मेरे थे बचपन में, बहुत कंट्रोल किया था, तो बचपन में बहुत बुरा लगता था कि अब्बा कुछ करने देते ही नहीं है, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि उन रिस्ट्रिक्शंस का बहुत फ़ायदा हो गया है कि मेरा फोकस बढ़ गया। को पढ़ाने की मेरी ख्वाहिश थी कि भाई क्योंकि रहना है तो पढ़ना है। हमने नहीं पढ़ा तो हम मजदूरी कर रहे। आपने खुद पढ़ाई नहीं की? कितनी पढ़ाई की? कुछ भी नहीं, हमने कुछ भी नहीं पढ़ा। तो हम चाहते थे कि भाई हमारा बच्चा पढ़े, तो हमारे ऊपर वाले की तरफ से बच्चे मेरे पढ़े लिखे, उन लोग का कंधे से कंधा मिलाने के बाद इतने दूर तक पहुँचाए मंजिल में, सब उसमें मेरे बच्चे, मेरी वाइफ का बहुत ज़्यादा योगदान है। बहुत पढ़ाई में इतना दिलचस्पी करता, रात की नींद भी उसको नहीं आती। 2-2, 3-3 बजे उठ के पढ़ाई करता था। जब बोले सो जाओ तो बोले अम्मी तुम सो जाओ, मुझे पढ़ना है। ये दिमाग में रात में पढ़ेंगे, सन्नाटे में तो मेरे दिमाग में रहेगा, ऐसा बोलता है। ये डोंगरी इलाका अंडरवर्ल्ड और अपराध के नाम पर बदनाम रहा है। पड़ोसी आज इसकी पहचान बदलने से बेहद गर्व महसूस कर रहे हैं। अभी ये माशाल्लाह यही डोंगरी की मिसाल लोगों को पूरे जग में जा रही है। एक झोपड़पट्टी का एक लड़का सलूट है, और ऐसे कई बच्चे हैं जो ढूंढने पर मिलेंगे लेकिन हम लोग देख नहीं पाते। ये चीज़ के लिए मैंने अपने बच्चों लोग को उनसे मिलाने के लिए आज लाया हूँ। ये आपके बच्चे? यही मेरे दोनों बच्चे हैं। ये पढ़ रहे, तो मैं बोले आप जिनसे मिले हैं ना, वो यूपीएससी के एग्ज़ाम दिए, अभी मिलेंगे आईपीएस ऑफिसर से आप मिलने जा रहे हैं। पहले तो मैं चाहूँगा कि हमारे एरिया में बहुत ज़्यादा जमात खाने वगैरह हैं, बहुत ज़्यादा सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के स्पेसेस है, हॉल्स वगैरह। वहाँ पे एक छोटा डेडिकेटेड स्पेस लाइब्रेरीज बनाना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि हमारे जो बच्चे नाके पे बैठ के वक्त ज़ाया कर रहे हैं, वो लाइब्रेरी में बैठे। अगर पढ़ाई हो गई है, ग्रेजुएशन हो गया, डॉक्टर इंजीनियर भी बन चुके हैं, तो अच्छा लिटरेचर पढ़े, सीरियस लिटरेचर पढ़े, अपने पास्ट के बारे में पढ़े, अपने देश की ग्लोरी के बारे में पढ़े, अपने आप को इक्विप्ड रखे, ताकि जो भी बने अच्छे वेल क्वालिफाइड सिटीजन बन सके, जो हमारी डेमोक्रेसी को और मजबूत कर सके। कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये कहानी बताती है कि नियमित पढ़ाई, पक्का इरादा और परिवार का साथ हो तो मुश्किल से मुश्किल हालात भी सैयद जैसी प्रतिभा को रोक नहीं सकते। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण जी रोहित और राजेंद्र दयालकर के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के शिक्षकों और छात्रों ने वीसी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। वो बीलेड यानी बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन का कोर्स खत्म किए जाने का विरोध कर रहे हैं। बीलेड 4 साल का इकलौता कोर्स है जिसमें शिक्षकों को छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार किया जाता है। ये बीते 30 साल से दिल्ली के 8 कॉलेजेस में चल रहा है। इसकी अपनी प्रतिष्ठा है, लेकिन ड्यू प्रशासन इसे बंद कर ITEP यानी इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम नाम का नया कोर्स शुरू करने जा रहा है। इस एक तरफा फैसले के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है।
और देश की बात में आगे बात टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस बीमारी को टेस्ट करने की जो 1 घंटे में हो सकता है, वो भी सिर्फ 50 रुपये में। कैसे कराएंगे बताएंगे आगे ब्रेक के बाद। घंटे भर में टीबी की बीमारी का पता और कीमत महज 50 रुपये। सुनकर हैरानी तो होगी, पर ये बड़ी कामयाबी दिल्ली विश्वविद्यालय के BR अम्बेडकर जैव चिकित्सा अनुसंधान केंद्र ने हासिल की है। हर तरह की टीबी की बीमारी का पता इसके जरिए मुमकिन है। किट के उत्पादन को लेकर अगले 2-3 महीनों में कंपनियों को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किए जाने की संभावना है। इसका पेटेंट भी मिल गया है। 6 साल की मेहनत के बाद DU के BR अम्बेडकर जैव चिकित्सा अनुसंधान केंद्र को घंटे भर में ही टीबी की टेस्टिंग की तकनीक ईजाद करने में कामयाबी मिली। और इसी के साथ देश की बात में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।